हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और बच्चों, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की हमारी आज की क्लास है। हमारी क्लास कौन सी है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। आज की क्लास में एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी ऐसे आप कंपनी के बारे में बात करोगे, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एनबीएफसीज भी बोला जाता है। एनबीएफसी क्या होता है, इसके बारे में पूरा हम बात करेंगे। चिट फंड क्या होते हैं? चिट फंड्स। हाउस फाइनेंस कंपनी क्या होता है? एचएफसी, हाउस फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचएफसी क्या होता है? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी क्या होता है? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। निधि क्या होती है? निधि, पेमेंट बैंक। और मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक। इसके अंदर हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में। समझ आ गई? आज का हमारा टॉपिक है एनबीएफसी। आज हम एनबीएफसी से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मेजरली कौन कौन से सेक्शन के बारे में बात करेंगे? अगर मैं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन से एक्ट हैं जो एप्लीकेबल रहते हैं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इसके ऊपर कौन कौन से एक्ट जो हैं, कौन कौन से रूल्स जो हैं, कौन कौन से रेगुलेशन जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। पहले तो कंपनी की बात आती है तो हमेशा कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। निधि, निधि कंपनी की बात आती है तो सेक्शन 406 एंड निधि रूल, निधि रूल। भाई अगर बात आती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऐसी ऐसी बात है। आरबीआई एक्ट, आरबीआई। अगर एनबीएफसी की बात आती है तो आरबीआई एक्ट 1934 लगता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात आती है तो नेशनल हाउसिंग बैंक 1987, सॉरी, नेशनल, अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात आती है तो नेशनल हाउसिंग बैंक की बात आती है, उसके ऊपर नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 के प्रोविजन लगते हैं। एआरसी की बात, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात आती है तो सारफेसी एक्ट लगता है, सारफेसी एक्ट लग के यहाँ पर चलता है। सारफेसी मतलब सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। और चिट फंड की बात आती है तो चिट फंड एक्ट, चिट फंड एक्ट
1982 लगता है। इनके ऊपर ये एप्लीकेबल होके यहाँ पर चलते हैं हर एक कंपनी के। ये किसके ऊपर लगता है? ये मेजरली एनबीएफसी, निधि निधि, एचएफसी, एआरसी, ये लगता है निधि के ऊपर। ये लगता है आरबीआई एंड मेजरली एनबीएफसी के ऊपर, एनबीएफसी। ये लगता है हाउस फाइनेंस कंपनी। ये लगता है एआरसी के ऊपर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। और ये लगता है चिट फंड, चिट फंड। और यहाँ पे मुद्रा बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना, ये बात आती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको काट दीजिए। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, अब यहाँ से बात करते हैं, चार्ट से देखते हैं एक बार। हमारे फाइनेंशियल सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका इंडिया के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर है, किस तरह से आता है। हमारी जो मेजरली अथॉरिटी है वो आरबीआई, एमसीएम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, स्टेट रजिस्ट्रार, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और सेबी है। इसके नीचे अलग अलग जैसे एनबीएफसी आ गया, निधि कंपनी आ गया, चिट फंड कंपनी आ गया, हाउस फाइनेंस कंपनी आ गया, इंश्योरेंस कंपनी, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, वेंचर कैपिटल फंड। ये सारा किस में आता है? इसके अंदर आता है। ठीक है ना, तो ये पूरा क्या है? स्ट्रक्चर है। एनबीएफसी के अंडर फिर फर्दर अलग अलग तरह की कंपनी आती है, अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट आते हैं। ठीक है ना, तो इनका हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसी की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी। एएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एएफसी की फुल फॉर्म होती है एसेट फाइनेंस कंपनी। एलसी की फुल फॉर्म होती है लोन कंपनी। आईएफसी की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। सीआईसी की फुल फॉर्म होती है कोन इन्वेस्टमेंट कंपनी। एमजीसी की फुल फॉर्म होती है मॉर्गेज गारंटी कंपनी। आईडीएफ की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। एमएफआई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एनओएफएचसी की फुल फॉर्म होती है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो ये सारी किसके अंडर आती है? ये सारी अंडर आती है एनबीएफसी। किसके अंडर आती हैं? ये सारी एनबीएफसी के अंडर आती है। और एनबीएफसी किसके अंडर आता है? आरबीआई के अंडर आती है। क्लियर है? तो आज बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो एनबीएफसी से रिलेटेड है। एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी, एनबीएफसी तो सबसे पहले लिखो, इट इज अ कंपनी, इट इज अ कंपनी, इट इज अ कंपनी registered under the कंपनीज एक्ट। एनबीएफसी जो है कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड। समझ आ गए? या एनी अदर प्रीवियस कंपनी और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लो। तो पहला तो पॉइंट ये होता है, एनबीएफसी एक कंपनी है जो कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। दूसरा पॉइंट, द मेन बिजनेस, द मेन बिजनेस ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी का मेन बिजनेस क्या है? द मेन बिजनेस ऑफ एनबीएफसी इज, क्या क्या मेन बिजनेस है इसका? इज बिजनेस इज ऑफ लोन एडवांस, प्रोवाइडिंग लोन एडवांसेस, acquisition of shares, stock, bond, डिबेंचर,
सिक्योरिटी issued by the government or local authority, issued by the government and local authority or other marketable security, गवर्नमेंट अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये सारा क्या होता है, जिसका मेन बिजनेस क्या है, जिसका मेन बिजनेस प्रोवाइडिंग लोन, एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट्स, जो डिबेंचर हैं जो इशू किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा या किसी भी किसके द्वारा, किसी भी मार्केटेबल सिक्योरिटी। जिसका बिजनेस है लीजिंग का, जिसका बिजनेस है हायर परचेज का, जिसका बिजनेस है इंश्योरेंस का, जिसका बिजनेस है चिट फंड का। मतलब वो कंपनी जिसका बिजनेस क्या है, जिसका बिजनेस है प्रोवाइडिंग लोन, एडवांस, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, उसके बाद लीजिंग, जिसका बिजनेस हायर परचेज का है, हायर परचेज, जिसका बिजनेस हायर परचेज का है, जिसका बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस, जिसका बिजनेस चिट फंड का है, चिट फंड। तो ये सारा क्या है, ये सारा किसके अंदर आता है, एनबीएफसी के अंदर आता है। बट डज नॉट इंक्लूड, एनबीएफसी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी के अंदर नहीं आते जिनका बिजनेस क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से है, जिनका बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से है, जिनका बिजनेस परचेज और सेल ऑफ गुड से है अदर देन सिक्योरिटी, किसी जिसका बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, तो वो एनबीएफसी के अंदर नहीं आता। बट डज नॉट इंक्लूड द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, ये सारे सेल परचेज ऑफ गुड्स, ये किस में नहीं आते, ये एनबीएफसी में नहीं आते। यहाँ पर चलते सेल परचेज ऑफ गुड्स, या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना या कोई भी कंस्ट्रक्शन का, ठीक है ना। तो ये किस में नहीं आते, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, प्रोवाइडिंग लोन, प्रोवाइडिंग एडवांस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, लीजिंग, चिट फंड, इंश्योरेंस, ये सारे बिजनेस जिसके होते हैं वो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी, वो क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। पहला क्या है, पहला है कि भाई ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और जिसका मेन बिजनेस क्या है, जिसका मेन बिजनेस लोन, एडवांस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स और हायर परचेज, चिट फंड, चिट बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, ये सारे बिजनेस जिसके होते हैं। समझ आ गई। तो जिसका फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब जिसका बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी का होता है। मेजरली इसका बिजनेस क्या होता है, मेजरली इसका बिजनेस होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी, जिसकी मतलब है प्रिंसिपल बिजनेस, फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस इज व्हेन अ कंपनी की फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। मतलब किसी भी कंपनी के बिजनेस को हम कब कहेंगे कि उसका बिजनेस जो है फाइनेंशियल बिजनेस, वो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। किसी कंपनी के बिजनेस को अब हम कब कहेंगे कि भाई उसका बिजनेस जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी में, वो बात कर लेंगे। एनबीएफसी का बिजनेस बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का होता है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का बिजनेस कब कहेंगे कि भाई किसी कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल बिजनेस है, उसे कब कहेंगे, फाइनेंशियल
एक्टिविटीज। कब कहें? पहला, जिसकी मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स आर फाइनेंशियल एसेट्स। टोटल एसेट क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स। समझ आ गई? जिसकी 50% से ज्यादा टोटल एसेट क्या है? फाइनेंशियल एसेट है, जिनका यूज फाइनेंशियल सेक्टर में किया जाता है, फाइनेंशियल बिजनेस में किया जाता है। और दूसरा एंड जिसकी 50% से ज्यादा टोटल इनकम का कहां से आता है? फाइनेंशियल एसेट से आता है। एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स constitute more than 50% of total income. More than 50% of total income. समझ आ गई? समझ आ गई। तो मतलब क्या होता है कि जो कंपनी फाइनेंशियल, अब कब कहेंगे कि एक कंपनी फाइनेंशियल, जिसका बिजनेस है वो फाइनेंशियल है, जिसकी टोटल एसेट का 50% से ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और जो टोटल इनकम कंपनी को आ रही है, टोटल इनकम का जो 50% से ज़्यादा है वो कहाँ से आ रही है कंपनी को? फाइनेंशियल एसेट से आ रही है। तो उस कंपनी को हम बोलेंगे वो क्या है? एनबीएफसी है। अगर ये कंपनी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो रजिस्टर क्या होगी? अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो वो रजिस्टर हो सकती है एज अ एनबीएफसी। वो रजिस्टर्ड हो सकती है एज अ एनबीएफसी। समझ आ गई? क्लियर है भाई? जो ये टेस्ट पास करती है कंपनी, आरबीआई फिर डिटरमाइन करता है कि भाई क्या वो कंपनी फाइनेंशियल कंपनी में आ सकती है। वो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है तो उसको पहले ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल करनी पड़ेगी। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। एनबीएफसी क्या करती है? लैंड करती है। लैंड मतलब उधार देती है, इन्वेस्टमेंट करती है। एंड हेंस देयर एक्टिविटी कैन एकिन टू दी दैट बैंक। मतलब उसकी एक्टिविटी जो होती है, एकिन मतलब सेम। एकिन क्या होता है? सेम, बैंक की तरह होती है, बट कुछ डिफरेंस होते हैं। किस तरह से एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है एनबीएफसी और बैंक के अंदर, वो बात कर लेते हैं। बात करते हैं एनबीएफसी के अंदर। वैसे तो एनबीएफसी का काम क्या होता है? लैंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। समझ आ गई? मेजरली काम इन कंपनी का क्या होता है? एनबीएफसी का लैंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना। बट बैंक से किस तरह से डिफरेंस है? एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है? बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट जो है बैंक एक्सेप्ट कर सकता है, बट एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। एक एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा भाई, बैंक का क्या होता है? बैंक के पास पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नहीं होता। बैंक के पास क्या होता है? बैंक के पास पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है, बट एनबीएफसी के पास बैंक कैन फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन इशू चेक। बैंक का एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है, बैंक चेक इशू कर सकती है।
बट ये वाला सिस्टम किसके पास नहीं होता, एनबीएफसी के पास नहीं होता, इसीलिए इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी। मतलब जिस तरह से बैंक के पास इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है, एनबीएफसी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन पॉइंट्स के ऊपर एनबीएफसी जो है बैंक से क्या है, डिफरेंट है। एनबीएफसी डिफरेंट फ्रॉम, ये फैसिलिटी जो है ये एनबीएफसी को नहीं मिलती, एनबीएफसी डिफरेंट फ्रॉम बैंक, इसीलिए इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी बोला जाता है, इसीलिए इसको ये बोला जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अब क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, एनबीएफसी की इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंस एनबीएफसी किसे बोला जाता है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंस एनबीएफसी किसे बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, बताओ क्या कौन होती हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, किन्हें बोला जाता है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी किन्हें बोला जाता है, वो बात करते हैं। ठीक है ना, आते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। मतलब ये मान के चलो, जिस एनबीएफसी का, एनबीएफसी whose एसेट साइज, जिसका एसेट साइज इज ऑफ ₹500 करोड़, जिस एनबीएफसी का एसेट साइज, जिसकी एसेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा की हो, as per the last audited balance sheet, as per the last audited balance sheet, जिस एनबीएफसी की जो हैज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जिसका ऑडिट, जिसकी टोटल एसेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा की होती है, उस एनबीएफसी को क्या बोला जाता है, उस एनबीएफसी को बोला जाता है सिस्टेमैटिकली इंपॉर्टेंट, सिस्टेमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, उसको क्या बोला जाता है, सिस्टेमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। आपसे अगर कोई पूछे कि सिस्टेमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी क्या है, जिस एनबीएफसी का, जिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का टोटल एसेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, एज पर दी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, उसको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी माना जाता है। समझ आ गई। रीजन क्या होता है, रीजन क्या, रेशनल क्या है फॉर सच क्लासिफिकेशन। द रीजन फॉर सच क्लासिफिकेशन इज दैट, रीजन क्या है क्लासिफिकेशन करने का, इनको क्यों सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी में रखा जाता है, रीजन क्या है, रीजन फॉर सच क्लासिफिकेशन, reason for such classification is that activity of such a reason for such classification is that क्या है, that the activity of such NBFC, that the activities of such NBFC will have bearing on the financial stability of the overall economy, will have bearing on the, मतलब ये कहती है कि इस तरह की एनबीएफसी इंडियन इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती है।
तभी करके इनको एक अलग क्लासिफिकेशन दिया जाता है, तभी करके इनको एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी किया जाता है, क्योंकि ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक अलग क्या करती है, रोल प्ले करती है। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती है। तो तभी करके इनको क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी बोला जाता है। समझ आ गई? आगे बात करें, आगे बढ़। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दो, ये काट दो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, यहां से बात करते हैं क्राइटेरिया क्या है। इन नवंबर 2014 entire regulatory framework was reviewed with a view to transition over the time and activity based regulation। एनबीएफसी के लिए जो एनबीएफसी के ऊपर प्रॉपरली रेगुलेशन एप्लीकेबल होते थे उनको पूरी तरह से क्या किया, रिव्यू किया गया और उनको प्रॉपरली क्या किया गया, क्राइटेरिया को चेंज किया गया। हैज अ फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन सर्टेन चेंज टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर सॉल्व। मतलब 2014 के अंदर कुछ एनबीएफसी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर चेंज हुआ था। एनबीएफसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर क्या हुआ था, चेंज हुआ था। अब वो चेंज क्या था, 2014 में एनबीएफसी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रॉपरली क्या किया गया था, रिव्यू किया गया था एंड द क्राइटेरिया हैज बीन चेंज। और क्या किया गया था, क्राइटेरिया चेंज किया गया था। क्या क्या उसके अंदर चेंज किए गए थे, पहला एड्रेस रिस्क वेयर एवर दे एग्जिस्ट। एड्रेस रिस्क मतलब रिस्क को चेक करना, एनबीएफसी के अंदर रिस्क कितना है उनको चेक करना। एड्रेस रेगुलेटरी गैप एंड आर्बिट्रेज अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट रेगुलेशन बोथ विद इन सेक्टर एज वेल एज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब गैप चेक करना कि रेगुलेटरी गैप कितना है, हार्मोनाइज करना, सिंप्लीफाई करना रेगुलेशंस को, स्ट्रेंथ करना गवर्नेंस स्टैंडर्ड को। तो मतलब अगर मैं बात करूं एनबीएफसी को और स्ट्रेंथ देने के लिए, एनबीएफसी का एरिया को और बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, 2014 के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको क्या किया गया था, रिव्यू एंड चेंज किया गया था। और कुछ चेंज जो थे वो चेंज क्या थे, पहला चेंज क्या था, रिस्क को एड्रेस करना, एड्रेस दी रिस्क। क्या करना, एड्रेस द रिस्क, रिस्क को एड्रेस करना। दूसरा चीज क्या था, एड्रेस करना रेगुलेटरी गैप। दूसरा क्या था, एड्रेस करना रेगुलेटरी गैप, रेगुलेटरी गैप को एड्रेस करना। तीसरा क्या था, हार्मोनाइज करना, हार्मोनाइज करना किसको, रेगुलेशंस को, रेगुलेशंस को। और चौथा क्या था, स्ट्रेंथ करना गवर्निंग स्टैंडर्ड, स्ट्रेंथ करना गवर्निंग स्टैंडर्ड्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 2014 के अंदर एनबीएफसी को बढ़ावा देने के लिए, एनबीएफसी सेक्टर को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ग्रोथ देने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो था, जो एनबीएफसी के ऊपर रेगुलेशन एप्लीकेबल होते थे उनको क्या किया गया, रिव्यू किया गया, चेक किया गया और उनको क्या किया गया, एंड सर्टेन चेंजेस टू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर सो। और कौन कौन से चेंजेस लाए गए, ये चेंजेस लाए गए थे। समझ आ गई, क्लियर है, ये चेंजेस हमारे ऊपर लाए गए थे। एनबीएफसी समझ आ गया, एनबीएफसी क्या होता है, क्या काम होते हैं, एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी क्या है, बात हो गई यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं।